हेलो स्टूडेंट्स, स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से जो मैथ्स का पेपर 3rd आया था उसके 8 क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के नाम से डाल दिए हैं। और जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 6 नंबर वाले, वो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में इसके सॉल्यूशंस याद करने पड़ेंगे और आगे जैसे जो भी इसने पूछा है वो हम आगे देखेंगे। तो पहले इसको 2 समीकरण जो दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरण को हम हल करते हैं और इनसे बिंदु प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उसका हम आंसर देख रहे हैं। पहला समीकरण है 3x + 2y = 12 और जो दूसरा समीकरण है वो है 5x - 2y = 4। तो किसी भी समीकरण से आपको ग्राफ बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं जो आपको विधि बता रही हूँ इसमें आप केवल एक बिंदु और वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो आप मेरे बताई गई ट्रिक से निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 12। तो इसमें 2 पद हैं, इनमें से आपको किसी भी एक पद को दूसरी तरफ भेजना है। अब आप इन दोनों में से उस पद को दूसरी तरफ भेजते हैं जिसका सामने वाली संख्या के अंदर भाग नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 संख्याएं हैं, 3 और 2, इन दोनों का भाग 12 में जाता है। तो इसलिए आप इन दोनों में से उधर किसी को भी भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भेज दिया, 2y को रख लिया और 3y को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। तो 12, ये 3x यहाँ पे प्लस का था, ये आगे जाने के बाद में ये बन जाएगा -3x। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि आगे आपको दूसरा बिंदु देने के लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हमने एक पद को दूसरी तरफ भेज दिया है। अब हम यहाँ पे x का मान जो भी आपने दूसरी तरफ भेजा है तो उस वाले चर को हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x = 0 रखने पर, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2y = 12। अब ये जो था इसको तो हमने ये 0 रख के क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो इस वजह से इसको आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा y = 12/2। काटेंगे तो ये कितना आ गया, 6। तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपके पास में प्रथम बिंदु, आपको जो प्रथम बिंदु प्राप्त हुआ है वो क्या है, हमेशा x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं जब भी आप बिंदु लिखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे आप लिख देंगे 0 और y वाली जगह पे आप लिख देंगे 6। ये हो गया आपका प्रथम बिंदु। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण की आप सारणी बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए जैसा मैंने पहले भी बोला, आपको केवल 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। एक बिंदु आपने प्राप्त कर ही लिया है और आपको केवल अभी दूसरा बिंदु प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे मैंने लिखा y, यहाँ मैंने लिख दिया 0, यहाँ मैंने लिख दिया 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए जिस इक्वेशन को हमने अलग से नोट किया था उसमें y के साथ वाली संख्या देखिए, y के साथ में यहाँ पे है 2, उसको आप लिख देंगे यहाँ पे x के आगे, ऐसे कैसे। और जो x के साथ वाली संख्या है -3, इसे आप लिख देंगे यहाँ पे y के आगे। अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो गया। -3 और +6 कितना हो गया, ये हो गया +3 हो गया। तो इस तरह से आपको 2 बिंदु मिल गए यहाँ पे, एक तो 0, 6 और दूसरा बिंदु मिल गया आपको 2 और 3। ठीक है, और ये हमारा समीकरण क्या था, ये था 3x + 2y = 12। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये है हमारी सारणी नंबर 1। सारणी का नाम क्या है, ये है 3x + 2y = 12 की सारणी। ठीक है, इसके साथ हमारा एक समीकरण सोल्व हो गया। अब हम दूसरा वाला समीकरण सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें 5x - 2y = 4, ये हमारा समीकरण है। इसमें इन दोनों संख्याओं को देखिए, 5 और 2, 5 और 2, इन दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इस 4 में भाग जाता है।
तो ये जो 2 है इसका इस 4 में भाग जाता है पूरा पूरा, इस 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5x को उधर भेजेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि ये जो निशान होता है ना, बीच वाला निशान, ये इस दूसरे वाले पद का निशान होता है। तो यहाँ पे बच्चे माइनस की गलती कर देते हैं, तो इस बात को आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको रखना क्या है, ये पूरा रखना है ये। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर ये हो गया 4, और ये जो 5x है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस का 5x। इसको आप अलग से नोट कर लेंगे। ये जो समीकरण है ये आपको आगे दूसरा बिंदु दिलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आपने जिसको भी दूसरी तरफ भेजा है उसे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4, और ये जो था ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। तो y बराबर 4 बटा माइनस का 2, क्योंकि किसी भी चर के साथ में कोई संख्या होती है उसके साथ गुणा में होती है, और अगली संख्या के कहाँ चली जाती है, बटा में चली जाती है, इसलिए। तो अब आप इसको इससे काट देंगे तो ये हो गया 2। तो y का मान यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2। तो अब यहाँ पे जो प्रथम बिंदु वो क्या बना, x का मान तो बना 0 और y का मान बना माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सारणी बना लेंगे। तो इसकी सारणी बनाने के लिए भी अपने को केवल 2 बिंदुओं की, इसकी सारणी बनाने के लिए आपको एक बिंदु की आवश्यकता है जो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0 या माइनस का 2। दूसरा बिंदु आपको निकालना ही है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अलग से हमने नोट किया था इसमें y के साथ है माइनस का 2, वो आप लिख लेंगे x के साथ में, और जो x के साथ में है माइनस का 5 वो आप लिख लेंगे y के साथ में। ठीक है, इनको जोड़ते चलेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 0 ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 5 और माइनस का 2 ये कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको इसकी सारणी जो 2 है ये भी आपको प्राप्त हो गई दूसरे वाले समीकरण की। और इस समीकरण का नाम क्या था, 5x माइनस 2y बराबर 4। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5x माइनस के 2y बराबर 4। तो ये हमारे जो 2 समीकरण थे ग्राफ वाले उसकी हमने क्या प्राप्त कर ली है, सारणी प्राप्त कर ली है, मतलब 2-2 बिंदु आपने इनके निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब आपकी जो ग्राफ कॉपी है उसमें आप इस तरह से पॉइंट्स जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, जो ग्राफ है उसको आप आधे आधे डिवाइड करके 2 लाइनें बनाते हैं। ये वाली जो लाइन होती है क्षैतिज होती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसे हम x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। 0 से लेके यहाँ तक की जो ये लाइन है ये होती है हमारी प्लस x, मतलब इसमें x वाले प्लस वाले मान आते हैं। और जो इधर वाली लाइन है ये है हमारी माइनस x, इसमें x के माइनस वाले मान आते हैं। ऊपर वाली जो लाइन है ये है प्लस y, ये x है, ये इसको प्लस y बोला गया है। यहाँ पे y के प्लस वाले मान आते हैं और नीचे की साइड y के माइनस वाले मान आते हैं। अब हम इनको जो है पॉइंट्स को इसमें ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान है 0। अब अपने ये जो चीज़ है ये अब अपने किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये केवल अपने को दूसरा पॉइंट देने के लिए ही काम में थी। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल बिंदुओं से मतलब है। तो x का मान है यहाँ पे 0 और y का मान कितना है 6। 0 है तो ये आपको देखना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा केवल जो मान दे रखा है 0 के अलावा आपको केवल वो ड्रॉ करना है, इसे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो y का मान कितना है 6। अब देखिए y का मान 6 आपको कहाँ दिख रहा है, ये है y की लाइन जो है ये खड़ी वाली है ना, तो इसमें y का मान 6 आपको यहाँ दिखेगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको और यहाँ पे पॉइंट नोट कर देंगे 0 और 6। जो दूसरा बिंदु है x का मान है 2 और y का मान है 3। तो x का मान 2 है ये हमारे पास ये रहा, और y का मान 3 इस लाइन पे ये रहा। अब ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों आपके इस जगह पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लिया है और इस रेखा के ऊपर आपने इसका जो नाम था समीकरण का वो लिख दिया 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, तो अब हम दूसरा वाला जो रेखा है वो बनाने के लिए पॉइंट्स देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है x का मान 0 और y का मान माइनस का 2। तो x का मान 0 है तो इसको आपको देखना नहीं है, y का मान माइनस का 2।
तो जो ये y वाली लाइन है इसमें -2 वाला मान ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ये है 0 और ये हो गया -2। उसके बाद में दूसरा मान है x का मान है -2 और y का मान है -7। तो x का मान ये है -2, ये जो -x वाली लाइन है वहाँ पे -2 ये रहा, और y का मान है -7 तो ये रहा। अब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस बिंदु के ऊपर जाके यहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, -2 और -7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे। ये रेखा जहाँ पे जाकर के मिलेगी वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दे। इस रेखा को मिलाने पर ये रेखा इस दूसरी वाली रेखा को जहाँ पे काटेगी, है ना, वही जो बिंदु होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब इन दोनों समीकरण का हल होगा। तो ये जो रेखा है इस दूसरी वाली रेखा को इस 2 और 3 वाला जो बिंदु है इसके ऊपर काट रही है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो होगा x का मान तो आएगा 2 और y का मान आएगा 3। तो ये तो हुआ इसका इन दोनों समीकरण का हल हुआ, ठीक है। अब इसने आगे एक चीज़ और पूछी है जिसका भी आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। इसने पूछा है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, इसने पूछा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। मतलब ये जो दोनों रेखाएं y अक्ष को कहाँ पे काट रही है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी इसने पूछे हैं। अब आप खुद देख लीजिए, ये रेखा और ये रेखा, जो पहले वाली रेखा है वो y अक्ष को कहाँ पे काट रही है, 0 और 6 पे काट रही है, और जो दूसरी वाली रेखा है ये y अक्ष को कहाँ काट रही है, 0 और -2 पे काट रही है। तो ये वो 2 बिंदु है जहाँ पे ये रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो आप पहले तो लिख देंगे कि दोनों रेखाएं y अक्ष को, दोनों रेखाएं y अक्ष को जहां काटती है उन बिंदुओं के निर्देशांक, उन बिंदुओं के निर्देशांक और क्या है, पहला तो है 0 व 6 और दूसरा क्या है, 0 और -2, 0 और -2, ठीक है। तो ये 2 बिंदु ऐसे हैं जहाँ पे ये दोनों रेखाएं y अक्ष को काटती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन है ग्राफ वाला, ये कंप्लीट होता है। इसका आंसर हमारे पास में आया है x = 2, y = 3 और y अक्ष के जो निर्देशांक है वो आए हैं 0, 6 और 0 और -2। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रमेय का उपयोग करके x का मान ज्ञात कीजिए यदि आकृति में DE और BC दोनों समांतर हैं तथा यदि AD है x, DB है x - 2, AE है x + 2 व EC = x - 1 हो तो, ठीक है। तो ये जो है ये आपको जो थ्योरम दे रखी है ये थ्योरम थेल्स थ्योरम है, जो कि प्रश्नावली 11 की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और इस थ्योरम का वीडियो भी मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर बना रखा है, आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं थेल्स थ्योरम को दोबारा से समझा रही हूँ तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ये जो आपको चित्र दे रखा है इस चित्र को मैंने ऐसे कैसे घुमा लिया, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये A पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D और ये E और ये E। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने जो थेल्स थ्योरम को प्रूव करनी है उसके लिए आपको इस तरह से जो चित्र बनाएंगे तो वो आपके लिए ईजी पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चित्र बना लिया। अब इसमें जो भी थ्योरम होती है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है दिया है, उसके बाद में होता है सिद्ध करना, फिर होता है रचना और फिर होता है उत्पत्ति। तो हम 1 बाय 1 ये चारों जो इसके भाग होते हैं उसके अनुसार इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे दिया है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, मतलब कि त्रिभुज की एक भुजा है
ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी 3 भुजाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए। इसकी एक भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है डी ई। मतलब पहली चीज तो आपको क्या बता दी इसने कि डी ई और बी सी आपस में क्या है, समांतर है। फिर आगे बोल रहा है ये जो रेखा है समांतर जो हमने खींची है, ये त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। मतलब ए बी और ए सी जो शेष भुजाएं बच गई उनको ये वाली भुजा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ कर रही है, ए बी को तो डी पे कर रही है और ए सी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये तो के आगे वाली जो चीज होती है, तो के आगे वाली, ये होती है सिद्ध करना, ठीक है। और जो तो के पीछे वाली जो चीज है ये है हमारा दिया है। तो इसे हम लिख देंगे कि हमें दिया क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी जो है उसमें, त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई वाली रेखा हमने खींची है वो समांतर है। किसके समांतर है, बी सी के। एक तो ये हमें पता है, साथ ही हमें क्या पता है कि डी ई जो रेखा है वो ए बी भुजा को किस पे प्रतिच्छेद करती है, डी पर, व ए सी भुजा को किस पे प्रतिच्छेद करती है, ई पर, ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया दिया है वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में हम अगला जो भाग है इसका वो है सिद्ध करना। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, जो भी हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो डी ई वाली भुजा है इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इसका मतलब क्या है, ए डी बटा डी बी, मतलब ये भुजा समान अनुपात में, अनुपात मतलब ये बटा ये और ये बटा ये अपने को बराबर लाना है। तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये हमें सिद्ध करना है। तो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद में आप चलिए रचना। रचना में हम क्या करते हैं, इस चित्र में हम अलग से जो कुछ भी करेंगे वो सारा रचना का पार्ट है। तो हम अलग से क्या करने जा रहे हैं, आप देखिए, इसमें हम बी को मिला देंगे ई से। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बी को ई से मिलाया, पहली बात। दूसरी बात, सी को डी से मिलाया, सी को डी से भी मिला देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को थ्योरम प्रूव करनी है, इसलिए करेंगे। आगे एक तो ये काम हो गया। अब हम करेंगे जो बिंदु ई है इससे सामने वाली भुजा मतलब एडी, एडी के ऊपर हम लंब डाल देंगे। लंब क्या होता है, जो सामने वाली भुजा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे बोलते हैं लंब, ठीक है। और इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया ई एफ, एफ नाम दे दिया इसको, ठीक है। और डी से सामने वाली भुजा के ऊपर हमने लंब डाल दिया ये, इसको हमने नाम दे दिया जी, ठीक है। तो ये हमने जो अलग से काम किया है, ये हमने अलग से जो भी काम किया है, इस पे लंब डाला, इस पे लंब डाला और इसको इससे मिलाए, रचना का पार्ट है। तो ये आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लिखेंगे बी को ई से मिलाया तथा बिंदु सी को डी से मिलाया, ठीक है। और फिर क्या किया, बिंदु ई से ई एफ लंब डाला, किस पे, इसको सामने वाली भुजा को ए डी भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं, ये दोनों के ऊपर लंब है इसलिए। तो ई एफ जो है वो लंब डाला हमने ए डी पे, व डी से डी जी लंब है वो हमने डाला है किसके ऊपर, ए सी पर, या फिर इसको ए ई बोल सकते हैं, ए ई पर डाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रचना वाला पार्ट। इसके बाद आप चलते हैं सीधा उपपत्ति पर, उपपत्ति, ठीक है। देखिए उपपत्ति, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 त्रिभुज लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन कौन से 2 त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज ए डी ई, एक तो ये लेंगे, और एक हम लेंगे त्रिभुज डी बी और ई, डी बी ई। इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं कि ये जो जैसे एक त्रिभुज है, एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पे ए डी
और ई। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऊंचाई की। अब जैसे ये त्रिभुज ADE है तो इसकी जो ऊंचाई है वो सामने वाले शीर्ष से, सामने वाली भुजा के ऊपर जो लंब डालते हैं ना, तो ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई। ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो, इस टाइप का कोई त्रिभुज हो मान लीजिए ऐसे, इसको आपका क्षेत्रफल निकालना है आपको इसका, तो आप इसके लिए ये तो इसका आधार हो जाएगा और ऊंचाई ये इसकी नहीं होगी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई के लिए आपको सामने वाले शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा, इस भुजा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इसका लंब होगा। इसका लंब ये नहीं होगा, इसका लंब ये होगा, क्योंकि लंब क्या होता है, सामने वाली भुजा चाहे वो स्वयं भुजा हो या फिर उसको आगे बढ़ाने पे हो, उसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा को ही आप लंब बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये लंब इस तरह से है, तो इस त्रिभुज में ये लंब का काम करेगा, उस वाले त्रिभुज में ये लंब का काम करेगा। अगर आप इनको यही नाम देना चाहें तो डी, बी और ई, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, सपोज ये है डी है, ये है बी है, ये है ई है, तो ये लंब होगा यहाँ पे। अब आप इस चित्र को अच्छे से देखिए। हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कौन सा, ADE का। तो आप सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये जो काम है ये आपका रफ काम है, इसको आपको रफ में करना है, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया था। आगे बराबर 1/2 इंटू आधार ADE। अब इसके अंदर आधार कौन है, ADE इसके अंदर आधार है। इस वाले त्रिभुज को अगर आप लेते हैं इत्ते को, तो इसमें आधार है AD और इसमें लंब है EF। देखिए अच्छे से देखिए, AD इसका क्या है, आधार, और EF ये क्या है, इसका लंब। इसको इस तरह से देखिए, ADE ये त्रिभुज है, तो AD तो इसका क्या है, आधार है, और इसका लंब कौन सा है, सामने वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब है EF। तो आप यहाँ पे लिख देंगे आधार वाली जगह पे, तो आप क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे, AD इंटू लंब और ऊंचाई की बात होती है तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे EF। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो है त्रिभुज DBE। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, सूत्र वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो बराबर 1/2 इंटू आधार। इसका आधार क्या है, यहाँ पे DB इसका आधार है और EF इसकी क्या होगी, ऊंचाई। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था उसी तरह का काम है इसमें भी। DBE ये देखिए इतना इतना, तो आधार तो इसमें क्या आएगा, DB आएगा, और इसमें लंब क्या आएगा, EF आएगा। तो आप आधार की जगह पे आप क्या लिख देंगे, DB लिख देंगे, और ऊंचाई की जगह पे आप क्या लिख देंगे, EF लिख देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AD इंटू EF बटा 1/2 इंटू DB इंटू EF। इससे ये कट गया, इससे भी ये कट गया, 1/2 से 1/2, तो क्या बच गया यहाँ पे, AD बटा DB, ये हमारे पास में बच गया। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है। ये जो काम हमने इसमें किया है, ये काम हम इधर वाले जो ये त्रिभुज हैं इसमें भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेम आएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अगर आप इस वाली आधार की तरफ से देखते हैं तो ADE इस वाले त्रिभुज में, ADE में अगर हम आधार लेते हैं यहाँ पे A और E, AE अगर इसका आधार हम लेते हैं तो इसके लिए लंब कौन है, इसके लिए लंब है यहाँ पे GD इसका क्या है, लंब। AE आधार हो गया और DG क्या हो गया, लंब हो गया। तो आप आगे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू, अभी आप आधार क्या ले रहे हैं, आप आधार ले रहे हैं AE। तो AE अगर आप आधार लेते हैं तो यहाँ पे ऊंचाई कौन सी होगी, ऊंचाई यहाँ पे होगी DG या फिर GD, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन दोनों को। ठीक है, ये हो गया, ये इसको हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट है समीकरण नंबर 4। अगले
इसी क्रम में जैसे हमने पीछे वाले का निकाला था, इसके साथ वाला दूसरा त्रिभुज है DEC। तो आप लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, सेम सूत्र, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू यहाँ पे आधार, आधार का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, EC, और लंब कौन सा है, GD। तो आप यहाँ पे लिखेंगे EC इंटू GD। ये हो गया आपका नेक्स्ट समीकरण नंबर 5। अब जैसे उनका अनुपात निकाला था वैसे के वैसे आपको इनका भी अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का हम अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AE इंटू GD बटा 1/2 इंटू EC इंटू GD। इससे कट गया, इससे भी ये कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया AE बटा EC। अब देखिए यहाँ पे DEC का क्षेत्रफल, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, DBE और DCE, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन से वाले, जिनको मैं अलग से लाइनिंग कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज और दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो DEC, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है। क्यों है, इसके लिए आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाएं है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज जिनका आधार क्या हो, समान हो, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। ये आपने 9th क्लास के अंदर प्रमेय पढ़ी थी, उसी का यूज यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। इसका कारण क्या है, आप कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समान आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये इसका कारण है, ठीक है। तो इस वजह से हम DEC वाला जो ये त्रिभुज है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ पे DBE का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखेंगे आगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। इसे आप नेक्स्ट जो भी समीकरण है वो नाम दे देंगे। तो अगला समीकरण नंबर, इसको हमने नाम दे दिया है 6, ठीक है। अब देखिए, अब आप समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 6 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है AD का क्षेत्रफल बटा DBE का क्षेत्रफल, और यहाँ पे लिखा हुआ है ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल। मतलब ये जो 3 और 6 ये दोनों समीकरण है, इसका बायां भाग समान है। अगर 3 और 6 का बायां भाग समान है तो इसका दायां भाग भी क्या होगा, समान होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 और 6 से, ये और ये समान है तो ये भी समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। और आप देख सकते हैं हमें यही सिद्ध करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB AE बटा EC, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम प्रूव होती है। आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब आगे इसने एक चीज़ और पूछी है, हमें वो भी करनी पड़ेगी। इसने क्या पूछा है देखिए, इसने कहा है सिद्ध कीजिए, ये तो हो गया। आगे इस प्रमेय का उपयोग करके x का मान ज्ञात कीजिए यदि आकृति में DE और BC समांतर है, जो कि है ही। AD और DB इन सब के इसने मान दे रखे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो मान दे रखे हैं इसको मैं अलग से ही बना देती हूँ।
जैसे त्रिभुज हमने जो लिया था, ये त्रिभुज लिया था, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये पॉइंट है डी वाला, ये पॉइंट है ई वाला। अब देखिए इसने मान दे रखे हैं, जो ए डी का मान है वो इसने कितना दे रखा है, एक्स, तो ए डी का मान दे रखा है इसने एक्स। डी बी का मान इसने दे रखा है डी बी एक्स माइनस का 2, ठीक है। ए ई का मान दे रखा है इसने एक्स प्लस का 2, और ई सी का मान दे रखा है इसने एक्स माइनस का 1। ये इसने मान दे रखे हैं और बोला है कि भाई ये जो चीज़ है इसका उपयोग में लो और एक्स का मान निकालो। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले रिजल्ट में। तो एक्स बटा एक्स माइनस 2 मतलब ये बटा ये बराबर ये बटा ये, ठीक है। इससे ये सोल्व हो जाएगा। तो x प्लस 2 बटा एक्स माइनस 1, ये सीधा सिंपल सा है। सॉल्व करते हैं। इसका वज्र गुणा कर देंगे सबसे पहले। तो x को इससे गुणा करेंगे, तो x इसको गुणा करेंगे हम x माइनस 1 से। वज्र गुणा में इधर का अंश और इधर का हर, ये दोनों गुणा होते हैं और ये दोनों गुणा होते हैं। इन दोनों को आपस में करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस का 2, इसे गुणा करेंगे x माइनस का 2 से। आगे करते हैं, x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x को 1 से गुणा किया x। इसके बाद में x को यहाँ पे देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पहली संख्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। आप चाहें तो उसको जिस तरह से गुणा करते हैं, पहला रखते हैं फिर ब्रैकेट रखते हैं, उस तरह से भी आप करेंगे तो भी यही आने वाला है। इससे ये कट गया, तो ये बचा माइनस एक्स बराबर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो इससे ये भी कट गया, तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपके ये जो थ्योरम थी इसका इसने एक रिजल्ट भी पूछा था, वो रिजल्ट भी हमने निकाल दिया है। यहाँ पे x का मान 4 आ रहा है। और इसी के साथ आपके ये जो 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे, 9वां और 10वां, ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।